हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जो हम लोगों ने मान लिया कि ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब एक कंडीशन है, ये मैट्रिक्स अगर एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और वो कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यानी हमें अगर चेक करना है कि ए हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ऑर्डर एन का, तो हम कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है, या जो हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस से रिलेटेड है। हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो कैसा है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इस तरह का मैट्रिक्स। पहला कंडीशन ये है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा, इस केस में नॉन सिंगुलर होगा। और हमें पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो होते हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कंफर्म है कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो हम चाहे ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू निकालें, चाहे इनके ऑर्डर को चेंज करके प्रोडक्ट निकाले, दोनों से हमें सेम क्वांटिटी या सेम वैल्यू मिलेगी या सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो ये दोनों पार्ट हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। पहला पार्ट के लिए हमें दिया हुआ है कि ए हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें ये कंडीशन पता है। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट आई। ओके, डिटर्मिनेंट आई, कभी भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यानी हमारा डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1 हो गई। और डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज ए के प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटू बी, दो मैट्रिसेस हम ए इंटू बी करके अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारी इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के। और हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमारा, उसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू हमारी 1 होती है। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये लाइन जो है ये लिख सकते हैं। एक कंडीशन और आप लोगों को पता होगा कि चाहे हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यानी इस जगह पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कि डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल 1 है। यानी डिटर्मिनेंट ए जो है हमारा, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 है। और ये इम्प्लाई करता है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है, यानी नॉट इक्वल टू 0 होगी। और ये जैसे ही नॉन सिंगुलर हुआ यानी ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आते हैं सेकंड रिजल्ट पे, यानी अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल ए ट्रांसपोज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई। ओके, और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसके पास ए इनवर्स भी होगा, यानी इनवर्स भी ए का एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से इस इक्वेशन में। तो क्या होगा हमारे पास, हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इक्वल आई ए इनवर्स। ठीक, ये टर्म हम लोगों को मिल गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बाई एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता है, यानी ए बी को प्रोडक्ट करके फिर सी का प्रोडक्ट करे, या बी सी में
के प्रोडक्ट में ए को हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट करें, हमारी दोनों सेम वैल्यू मिलती है, तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में, ये दोनों टर्म हमारे एक साथ आ जाएंगे, यानी हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स बाई एसोसिएटिविटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के संग जो भी मैट्रिक्स लगे हमें वही प्रोडक्ट होता है, तो वही मैट्रिक्स वापस मिलता है, यानी ए इनवर्स। ओके, ए और ए इनवर्स जब एक साथ प्रोडक्ट होगा तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू आई इक्वल ए इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं, यहां से हमें मिला ए इन ट्रांसपोज इक्वल ए इनवर्स, ठीक है, हमें यहां से मिला ए ट्रांसपोज इक्वल ए इनवर्स। यहां से फिर हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय मैट्रिक्स ए। इस स्टेप पे हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से दोनों साइड में, तो हमें ये स्टेप मिलेगा, और यहां से हम देखते हैं कि ए इनवर्स फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी हो गई आई, ठीक। और हमारे पास पहले से एक रिजल्ट था ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई, यानी इन दोनों रिजल्ट्स को मिला के हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल ए ट्रांसपोज। इस और इस कंडीशन की हेल्प से हमारा ये पार्ट भी जो है वो प्रूव हो गया, ए ट्रांसपोज ए इक्वल ए ट्रांसपोज। इस पिछले थ्योरम से हमारे पास एक और रिजल्ट निकल के आता है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफाइन किया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू जो है वो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते थे अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हो। लेकिन अभी हम लोगों ने पिछले थ्योरम में प्रूव किया कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज दोनों की वैल्यूज सेम होती है, यानी अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई इक्वल ए ट्रांसपोज हो तब। यानी हमें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी मैट्रिक्स को ये चेक करने के लिए कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, हम किस ऑर्डर में मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, इस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। हम ए ट्रांसपोज इंटू ए भी कर सकते हैं, और अगर हमारी मर्जी है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसी भी ऑर्डर में दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम कहते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैट्रिक्स जो है टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये रिजल्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि हमें ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू दिखानी होगी प्रूव करके कि ये ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर हम करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलता है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये फर्स्ट रो हमारा चेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, और ये जो सेकंड रो है ये हमारा चेंज हो गया सेकंड कॉलम में। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड रो चेंज हुआ हमारा सेकंड कॉलम में, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गई ए ट्रांसपोज की वैल्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो ए की वैल्यू हमारी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, और फिर प्रोडक्ट में हमारा यहाँ जाएगा, ये सेकंड कॉलम जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये अब हम ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे और देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। अगर आपको सुविधा लगे तो आप ए इंटू ए ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट रो लेंगे, रो बाई कॉलम रूल से प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा जो पहला यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे तो मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको सेकंड एलिमेंट मिल गया फर्स्ट रो का। इसके बाद जब ये वाला रो लेंगे और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, और उसके बाद जब
सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर वैल्यू मिलेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी हम देखते हैं कि हमें फाइनली क्या मिलता है 1001, यानी हमें मिला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और दिया हुआ हमारा मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का था, यानी A ट्रांसपोज इक्वल A की वैल्यू हमारी आ गई और यही था कंडीशन फॉर A टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी A हमारा जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे वो कुछ इस तरह से है। अगर A और B हमारे दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं, मान लिया दोनों ही n ऑर्डर के हैं, A and B आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका प्रोडक्ट यानी A इंटू बी एंड B इंटू A, ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे, यानी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यही हमारा जो है नेक्स्ट थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम प्रूफ में क्या करते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि A और B दोनों क्या है ऑर्थोगोनल और n ऑर्डर के हैं। हम लोगों ने ये मान लिया कि A और B दोनों ही क्या है ऑर्थोगोनल है और साथ साथ क्या है ऑर्डर n के हैं, तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा A इंटू बी एंड B इंटू। अब अगर हमें A इंटू बी इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये भी ऑर्थोगोनल है, तो सबसे पहले तो इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा ऑर्डर n का, और ये होगा प्रोडक्ट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n का, क्योंकि हमारे दोनों मैट्रिक्स भी ऑर्डर n के ही स्क्वायर मैट्रिसेस थे। दूसरा है कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हमारी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो उस चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट A B को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ना तो हमारा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 के बराबर है, ना ही डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि A और B दोनों ऑर्थोगोनल थे, तो डिटर्मिनेंट A भी 0 नहीं होगा और डिटर्मिनेंट B भी 0 नहीं होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेंट A B की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई, जो कि कंडीशन था किसी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल होने के लिए। अब नेक्स्ट, अगर हमको A B को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो हमें दिखाना होगा कि A B का ट्रांसपोज को अगर हम A B से मल्टीप्लाई करते हैं या A B को मल्टीप्लाई करते हैं A B के ट्रांसपोज से, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर A इंटू B भी क्या है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब। तो इस चीज को चेक करके देख लेते हैं कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। इस स्टेप के बाद हम लिख सकते हैं रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है, उसकी हेल्प से हम इस जगह पर लिख सकते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, क्योंकि A इंटू बी होल का ट्रांसपोज जो होता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये आप लोग जानते होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और A को हम लोगों ने एक साथ किया, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हमारे पास A दिया हुआ था एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी A ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी होगी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी हमें मिला B ट्रांसपोज इंटू I इंटू B, क्योंकि A ट्रांसपोज A की वैल्यू क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के संग लगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है, यानी हमें ये मिला नेक्स्ट स्टेप में। और इसके बाद क्योंकि B भी हमारा क्या था, B भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो B ट्रांसपोज इंटू B भी क्या होना चाहिए, वो भी आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी AB ट्रांसपोज इंटू AB होल ट्रांसपोज इंटू AB की वैल्यू हमारी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। और ये इम्प्लाई करता है, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि AB इज ऑर्थोगोनल। इसी तरह सेम हम B इंटू A को भी दिखा सकते हैं कि वो भी ऑर्थोगोनल होगा, सेम इसी प्रोसेस से जैसे अभी हम लोगों ने A इंटू B को दिखाया कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स